LIS क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में आज हम लोग कॉलम क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। एक ही लाइन में हम आंसर बताएंगे आपको। और कॉलम क्लासिफिकेशन का बिगिनिंग से लेकर के अंतिम तक कितना इसमें संस्करण हुआ है, किस प्रकार से संशोधन हुआ है, कौन कौन संस्करण कब आया है, इसके बारे में हम लोग अभी इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है, किसी भी चीज को हम लोग जानते हैं, लेकिन सबसे पहले उसका देखते हैं कि प्रतिपादन किसने किया सिद्धांत को। तो कॉलम वर्गीकरण पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कॉलम वर्गीकरण पद्धति का प्रतिपादन किया था। दूसरा है, कॉलम वर्गीकरण का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? प्रथम संस्करण, तो प्रथम संस्करण जैसे फर्स्ट को एडिशन आया 1933 में, पहला एडिशन आया 1933 में। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, कॉलम वर्गीकरण का प्रथम संस्करण कितने भागों में विभाजित है? देखिए, कॉलम क्लासिफिकेशन का जो प्रथम संस्करण आया वो एक ही पुस्तक में है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग खंड है, पुस्तक एक ही है, लेकिन एक ही पुस्तक में 3 भाग है। एक ही पुस्तक में 3 भाग है और ये तीनों भाग जो है सो अलग अलग रूप से एक ही पुस्तक में दिया हुआ है। जैसे इसमें देखिए, इसके प्रथम भाग में 127 पृष्ठ जो है, 127 पृष्ठ भूमिका है, इंट्रोडक्शन है। उसके बाद दूसरे भाग में 135 पृष्ठ जो है वो अनुसूची है, अनुसूची जिसको हम लोग कहते हैं शेड्यूल। 135 पृष्ठ का अनुसूचियां हैं और 45 पृष्ठ का इसमें है अनुक्रमणी। 45 पृष्ठ का इंडेक्स है। तो इसमें क्या है, 127 पृष्ठ का जो है सो भूमिका है, 135 पृष्ठ का अनुसूचियां है और 45 पृष्ठ का अनुक्रमणी है। यानी एक ही पुस्तक में 3 भाग किया हुआ है। फोर्थ नंबर का जो प्रश्न है कि कॉलम वर्गीकरण का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? देखिए, पहला तो हुआ 1933 में, दूसरा हुआ 6 साल के बाद 1939 में। दूसरा संस्करण पब्लिश हुआ 1939 ईस्वी में। अब देखिए, फिफ्थ प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, कॉलम वर्गीकरण का दूसरा संस्करण कितने भागों में विभाजित है? देखिए, कॉलम वर्गीकरण का जो प्रथम संस्करण था, बताए थे कि एक ही बुक में वो 3 भागों में विभाजित था। और ये कॉलम जो दूसरा संस्करण आया वह 4 भागों में विभाजित है, 4 भागों में विभाजित है। अब अगला क्वेश्चन है, किसके नाम पर कॉलम वर्गीकरण पद्धति का नामकरण हुआ? यानी कि कॉलम का नामकरण कॉलम ही क्यों रखा गया? दूसरा चीज भी रखा जा सकता था। जैसे मेलविल डेविस साहब ने डीडीसी बनाया, तो डीडीसी बनाया तो उसमें क्या था, यानी डीसी क्लासिफिकेशन बनाया, उसमें डिसमल का यूज था। तो डिसमल का यूज था तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, इसको डिसमल पद्धति बनाएंगे। तो इनके द्वारा क्या हुआ कि रंगनाथन साहब ने कनेक्टिंग सिंबल के रूप में कॉलन का यूज किया, कॉलन का यूज किया कनेक्टिंग सिंबल के रूप में। तो इन्होंने इसका नाम रखा कॉलन क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विबिंदु। द्विबिंदु कहते हैं, कहीं कहीं पर इसको द्विबिंदु वर्गीकरण भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए हम बता दे रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको पूछा जाएगा द्विबिंदु वर्गीकरण क्या है, तो आपको लगेगा हम तो कॉलम पढ़े हैं, द्विबिंदु तो नहीं पढ़े हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसीलिए जान लीजिए कि इसको जो है सो द्विबिंदु वर्गीकरण भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, कॉलम क्लासिफिकेशन किस प्रकार की पद्धति है? तो देखिए, पद्धति मुख्य रूप से 2 होती है। एक होती है इनुमेरेटिव क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है फैसेटेड।
तो इनुमेरेटिव में क्या होता है कि रेडीमेड अंक बने बनाए रहते हैं, मैक्सिमम क्लास नंबर जो है सो बना बनाया रहता है, उसको बोलते हैं इनुमेरेटिव। जैसे डीडीसी, ये इनुमेरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम है। उसके बाद है राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का एलसी, ये दोनों जो है इनुमेरेटिव क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है, एलसी डीडीसी। अब है फैसेटेड। फैसेटेड में क्या होता है कि कोई भी नंबर क्लास नंबर बना बनाया नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, क्लास नंबर बनाना पड़ता है। मेन क्लास होता है, अलग अलग पक्ष होते हैं, और पक्ष को जोड़ करके जो बनाया जाता है उसे फैसेटेड क्लासिफिकेशन कहते हैं, यानी कि पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। तो कॉलम क्लासिफिकेशन क्या है, मेन क्लास के अंतर्गत पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम, अलग अलग फैसेट को जोड़ते हैं और जोड़ करके उसे अलग नंबर प्राप्त करते हैं जो कि सही क्लास नंबर होता है। तो ये फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत आता है। अब अगला देखिए 8वां प्रश्न, इसमें किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है। देखिए, अंकन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्योर नोटेशन, प्योर नोटेशन, और एक होता है मिक्स्ड नोटेशन। तो प्योर नोटेशन मतलब होता है शुद्ध अंकन प्रणाली, इसको हिंदी बोलते हैं शुद्ध अंकन प्रणाली। तो शुद्ध अंकन क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज में कहते हैं ये प्योर है, मतलब जैसे दूध है, तो दूध में पानी डाला हुआ है, कहते हैं मिक्स हो गया, इसमें पानी डाला हुआ है। और सिर्फ दूध है तो कहते हैं ये दूध है, यानी कि ये प्योर है, ये प्योर दूध है, और ये मिक्स है। तो जिसमें सिर्फ वही चीज, जैसे मान लीजिए अंकन में हम लोग जानते हैं इंडो अरेबिक न्यूमेरिकल्स होता है, रोमन होता है, ग्रीक होता है, तो अलग अलग अंकन प्रणालियां हैं। तो जिस क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक प्रकार के ही नोटेशन का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं प्योर नोटेशन। जैसे डीडीसी में, डीडीसी में क्या है, इंडो अरेबिक न्यूमेरल्स जो है 0 से लेकर के और 9 तक का जो यूज किया जाता है, तो ये प्योर नोटेशन हो गया। और कॉलम क्लासिफिकेशन में क्या है कि ये 0 to 9 इसका भी यूज करते हैं। उसके बाद रोमन अल्फाबेट का भी, ये भी ए से लेकर के जेड तक का भी यूज करते हैं। उसमें कैपिटल लेटर भी करते हैं, स्मॉल लेटर का भी यूज करते हैं, फिर ग्रीक वर्ड का भी प्रयोग करते हैं। यानी अलग अलग जो पद्धति है, अलग अलग प्रकार के जो अंकन हैं, उन सबको मिक्स करके चलते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मिक्स नोटेशन। मिक्स नोटेशन का दूसरा उदाहरण जैसे यूडीसी भी है, यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसके बारे में किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि कॉलम क्लासिफिकेशन जो है मिक्स नोटेशन का यूज करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अब देखिए, ग्रंथों को ग्रंथ सूचियां प्रदान करने हेतु तो किस सूत्र का प्रतिपादन किया गया है। रंगनाथन साहब ने कॉलम क्लासिफिकेशन में बुक नंबर बनाने का भी एक प्रोविजन दिया है, और वही प्रोविजन को वहां कहा गया है ग्रंथांक सूत्र, यानी कि बुक नंबर बनाने का सूत्र। बुक नंबर बनाने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया गया है उसे बोलते हैं ग्रंथांक सूत्र। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, 10th। द्विबिंदु वर्गीकरण में कितनी मूलभूत श्रेणियां हैं। देखिए, इसके पहले हम कोलन का चर्चा सभी जगह किए हैं, यहां जानबूझ करके द्विबिंदु वर्गीकरण का हम लिखे हैं, क्योंकि द्विबिंदु वर्गीकरण और कोलन क्लासिफिकेशन दोनों सेम चीज है। लेकिन द्विबिंदु हम इसलिए कि आप इसके बारे में भी जानिए कि द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति जो है सो क्या है। तो द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति कोलन एक ही है। इसमें कितनी मूलभूत श्रेणियां हैं, तो देखिए इसमें 5 मूलभूत श्रेणियां हैं, जिसको कहते हैं पर्सनालिटी, मैटर, स्पेस, एक एनर्जी इसमें आएगा, पहले एनर्जी लिखेंगे तब स्पेस लिखेंगे, एनर्जी, उसके बाद स्पेस,
और उसके बाद आएगा टाइम। तो ये 5 चीज जो हैं मूलभूत श्रेणियां हैं। यही पांचों के द्वारा, यही पांचों रहता है किसी भी क्लास नंबर के साथ। या तो सिर्फ मेन क्लास होगा, मेन क्लास के अतिरिक्त अगर मान लीजिए कुछ अलग से ऐड करते हैं तो ये पांचों में से कोई ना कोई होगा। अगर मेन क्लास के अतिरिक्त जोड़ना है तो इसमें से पर्सनैलिटी हो या मैटर हो, एनर्जी हो, स्पेस हो या टाइम, कोई ना कोई तो रहेगा ही निश्चित रूप से। तो ये 5 मूलभूत श्रेणियां हैं। अगला है कोलन क्लासिफिकेशन के दूसरे संस्करण ने प्रथम बार किसे आधार बनाया। दूसरा संस्करण जो आया कोलन क्लासिफिकेशन का, तो उसमें क्या है कि किसको आधार बनाया। तो देखिए इसमें जो है आधार जो बनाया गया ना, वह आधार बनाया पीएमईएसटी को ही, पीएमईएसटी को ही आधार बनाया। यानी कि पीएमईएसटी को ही मेन माना। दूसरे संस्करण से शुरू किया है, इसको मेन बना दिया दूसरे संस्करण से, पीएमईएसटी को ही। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं। थोड़ा सा इसको हिंदी में भी अगर समझना है, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम को देख लीजिए। तो पर्सनालिटी जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तित्व, मैटर पदार्थ, एनर्जी ऊर्जा, उसके बाद स्पेस स्थान, और टाइम को हम लोग कहते हैं समय। ये पांचों चीज जो है सो इसी को आधार बनाया था रंगनाथन साहब ने दूसरे संस्करण में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर, कोलन क्लासिफिकेशन का तीसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। दूसरा तो आप जान ही गए, अब देखिए तीसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। तीसरा संस्करण जो है 1950 में प्रकाशित हुआ। थर्ड एडिशन में कोई खास परिवर्तन नहीं था, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। तो तीसरा संस्करण जो है सो 1950 में पब्लिश हुआ। अब देखिए फोर्थ एडिशन, फोर्थ एडिशन जो है 1952 में। देखिए तीसरा एडिशन 50 में आया और चौथा एडिशन 52 में आया, यानी 2 साल में ही मात्र आ गया चौथा एडिशन। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं पांचवा एडिशन। पांचवा एडिशन आया 1957 में। इसको आने में 5 साल लगा, यानी चौथे से पांचवें एडिशन आने में 5 साल लगा। रंगनाथन साहब को 5 साल में उसको जाकर के ये 5वां संस्करण पब्लिश किए। अब अगला देखिए छठा संस्करण, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्करण, बहुत ही इंपॉर्टेंट छठा संस्करण है। इसी संस्करण अभी जो है यही संस्करण बेस बना हुआ है। जितने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, जितने भी यूनिवर्सिटी में क्लास नंबर बनाया जा रहा है, प्रैक्टिकल में मैक्सिमम में छठा एडिशन का ही प्रयोग होता है। तो छठा एडिशन कब आया, 1960 में आया। छठा एडिशन 1960 1960 में आया। अब अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब छठा एडिशन आया 60 में, उसके बाद उसमें कुछ संशोधन नजर आया। रंगनाथन साहब को लगा इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए, तो पूरा का पूरा एडिशन उन्होंने चेंज नहीं किया, उसी का एक रिप्रिंट एडिशन लाए रंगनाथन साहब ने। 1963 में इन्होंने इसका रिप्रिंट एडिशन लाए, और रिप्रिंट एडिशन जो है यह भी काफी फेमस हुआ, यही जो है यूज में आ रहा है। छठा एडिशन का ही रिप्रिंट एडिशन जो है सो यूज में आ रहा है। इसमें क्या था, परिशिष्ट दिया गया। जैसे मान लीजिए फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी में जो है संशोधन किया उन्होंने, इसी तरह से और जगह भी किए, लेकिन मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट जान लीजिए फॉरेन पॉलिसी, जो कि हिस्ट्री के अंतर्गत है। तो फॉरेन पॉलिसी में संशोधन करके कुछ नीचे वाला जो 19 के बाद जो आ रहा संख्या, उसको उन्होंने कहा यूज मत कीजिए, और आप इसके लिए एनेक्सर का यूज कीजिए। एनेक्सर का यूज करने के लिए उन्होंने कहा, एनेक्सर कहाँ है, इंट्रोडक्शन के पार्ट में, यानी शुरुआत में ही है। एनेक्सर के साथ इन्होंने दोबारा इसको प्रिंट करवाया 1963 में। उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न है, कोलन क्लासिफिकेशन का 7वां जो संस्करण है कब प्रकाशित हुआ। ये 1987 में पब्लिश हुआ है, लेकिन विदाउट इंडेक्स। विदाउट इंडेक्स यानी इंडेक्स नहीं है उसमें, इंडेक्स के बगैर इन्होंने पब्लिश किया इसको। अभी तक इसका इंडेक्स पब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 18 नंबर प्रश्न है,
डॉक्टर रंगनाथन ने एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब की? इन्होंने बहुत सारे बुक लिखे हैं, लेकिन एक बुक इन्होंने लिखा था 1945 में, इन्होंने पब्लिश करवाया, उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसकी रचना इन्होंने 1945 में की। अब देखिए नेक्स्ट 19 नंबर यानी 19वां नंबर, प्रोलोगमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का प्रकाशन डॉक्टर रंगनाथन ने कब किया? यानी ये तो समझिए कि लाइब्रेरी साइंस का बेस है, प्रोलोगमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है रंगनाथन साहब का, ये जो है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तो एग्जाम में बराबर इसको पूछा ही जाता है, सक्षमता परीक्षा में भी पूछा गया था और भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट ही लीजिए आप लोग। प्रॉब्लम है ना, ऐसे तो जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको 20 क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से, एक दो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आएगा। कॉलम क्लासिफिकेशन से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो निश्चित रूप से इसे 2 क्वेश्चन आना, यानी 20 क्वेश्चन अगर आपने रट लिया तो समझिए किसी भी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न का आंसर आपने सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन जो इस सेट का अंतिम प्रश्न है, किस टॉय सेट को देखकर रंगनाथन ने कॉलम क्लासिफिकेशन का निर्माण किया? ध्यान दीजिए, रंगनाथन साहब जब लंदन में ऑब्जर्वेशन टूर में गए हुए थे 1924 में, तो लंदन में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में इन्होंने विजिट किया। तो डिपार्टमेंटल स्टोर में इन्होंने देखा कि एक टॉय सेट है, उसमें अलग अलग प्रकार के पार्ट्स को जोड़ करके उस सेट को अलग अलग प्रकार से यूज किया जा रहा है, यानी उसका फंक्शन बदल जा रहा है। कोई और सेट लगा देने पर, कोई पार्ट्स लगा देने पर उसका फंक्शन कुछ और हो जा रहा है, दूसरा पार्ट लगा दिया कुछ और सेट फंक्शन हो गया। उसी समय इनके दिमाग में आया कि कॉलम क्लासिफिकेशन में भी हम ऐसा कर सकते हैं, और इसी को सोच करके इन्होंने PMEST जो आधार है, आधार इन्होंने बनाया। इनका कहना था कि जैसे पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम को अगर हम इसमें जोड़ेंगे मेन क्लास के साथ, तो जैसे मैकेनो सेट काम करता है वैसे मेरा क्लास नंबर भी काम करेगा। और इसी को इन्होंने आधार बनाया, और इसी को आधार बना करके यानी कि मैकेनो सेट के आधार पर इनके मन में आया कि नहीं, कॉलम क्लासिफिकेशन का निर्माण हमको इसमें अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के करेंगे, और इसी को इन्होंने PMEST के द्वारा जो है सो PMEST के आधार पर कॉलम क्लासिफिकेशन का इन्होंने निर्माण किया। ठीक है, तो आप लोग जो वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो से किसी भी एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न तो आएगा ही, कॉलम क्लासिफिकेशन में 2 प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए